नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन यहाँ पर जिस किताब की चर्चा कर रहे हैं वो किताब है राजस्थान का इतिहास, नाथ पब्लिकेशन की किताब। और ये पुस्तक पवन भंवरिया सर द्वारा लिखित, जैसे आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान का इतिहास नाथ पब्लिकेशन की ये किताब है। और प्रारंभ से एकीकरण तक पवन भंवरिया सर, इनको आप देख पा रहे होंगे। इसका एकदम लेटेस्ट एडिशन मार्केट में आ चुका है। आप चाहे ये कह सकते हो कि नए जिलों के अनुसार, या फिर आप कह सकते हो कि एकदम अपडेटेड। ये जो बुक है, ये जो पुस्तक है, ये एकदम अपडेट है। अभी हाल ही में ये मार्केट में आई है। इस पुस्तक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इसका कवर पेज यदि आप देखोगे तो ये इसका कवर पेज है। ये कवर पेज साफ साफ आपको दिखेगा, मार्केट में जाओगे। तृतीय संस्करण उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, तीसरा संस्करण है ये। और ये किताब राजस्थान का इतिहास प्रारंभ से एकीकरण तक पवन भंवरिया सर द्वारा ये लिखी हुई किताब है। और यह पुस्तक उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए उपयोगी है जिनके सिलेबस में राजस्थान का इतिहास है। अब वो अलग बात है कि उनके सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, लेकिन इसके अंदर राजस्थान के इतिहास में जितने टॉपिक शामिल किए जाते हैं वो सारे के सारे टॉपिक हैं। पहले से भी ये किताब चली आ रही है मार्केट के अंदर, और अभी ये किताब है, ये लेटेस्ट है। इसलिए इसमें क्या नया है, क्या कुछ अलग है, उसके बारे में अपन यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये बार बार पूछ रहे थे कि इसका नया एडिशन कब आएगा, नया एडिशन कब आएगा। तो इसका नया एडिशन मार्केट में आ चुका है। इस किताब में है क्या, तो देखिए, अपन जब जिस किताब की बात कर रहे हैं, जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं, वो है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। और इसके नीचे लिखा हुआ है प्रारंभ से एकीकरण तक। इसका मतलब पूरा इतिहास है इसके अंदर। इसमें नया क्या है पिछले वाले संस्करण की तुलना में? इसमें पहला प्रश्न हमारे सामने यही है कि नया क्या है। नया एक तो यह है कि इसके अंदर लगभग 25 से 30 पेज एक्स्ट्रा हैं, अतिरिक्त हैं। ये और ऐड किए गए हैं, कुछ नया मैटर ऐड किया गया है, तो इसके कारण जो पेज की संख्या है वो बढ़ गई है। इसके अलावा इसके अंदर खास करके जिनकी किताब को आधार बनाया गया है वो है डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर सर। हाल ही में जो पीछे एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, तो वहाँ पर यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। इनकी किताब आती है राजस्थान का इतिहास, तो वहाँ से इसके बहुत सारे और जो फैक्ट हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और वैसे भी आप जानते होंगे, जब इस किताब को आप लोगे या फिर आपके पास पुरानी किताब है, लास्ट में संदर्भ सूची दे रखी होती है इस किताब के अंदर कि यहाँ से जो ये मैटर लिया गया है वो कौन कौन सी जो ऑथेंटिक किताब है, कहाँ कहाँ से लिया गया है। और एक एक फैक्ट इस किताब के अंदर आप जब पढ़ते आ रहे हैं यदि पहले से, तो भी आप जानते होंगे कि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐसा फालतू कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा इसको ग्रंथ के हिसाब से नहीं बनाया गया है कि हर स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए। और मैटर शॉर्ट है, मैटर वैसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कहानियां बनाकर उस हिसाब से कुछ इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। टू द पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वही लिखा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि बाद में जब लास्ट में रिवीजन का टाइम आता है तो अपन हर एक किताब से रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इस किताब को पहले से ही तैयार किया हुआ है, और अभी इसका ये नया अपडेट है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर मैटर जो दे रखा है वो मैटर कैसा है। थोड़ा सा अपन यहाँ पर इस पीडीएफ के माध्यम से, जो डेमो पीडीएफ है, जो कि टेलीग्राम पे भी आपको अवेलेबल करवाई गई है, और आज भी वीडियो के साथ इसको अवेलेबल करवा देंगे, तो एक बार इसके अंदर जो मैटर दे रखा है उसके पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो राजस्थान का इतिहास है, साफ साफ लिखा हुआ है प्रारंभ से एकीकरण तक। और ये तो मैंने बता ही दिया कि राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है जहां राजस्थान का इतिहास शामिल है, वहां पर इस किताब का इंपॉर्टेंस है। तो राजस्थान का इतिहास जहां जहां है उन सब के लिए उपयोगी है, ये किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है ना। ये देखिए,
संपादक पवन भौरिया सर, सह संपादक अदिति चौधरी, और उसके बाद आगे चलोगे तो आपको ये इंडेक्स मिलेगी। इंडेक्स से किसी भी किताब की देखना बहुत जरूरी होता है। इस इंडेक्स को आप देखोगे तो राजस्थान के इतिहास का स्रोत पेज नंबर 1 से 27 तक, बाद में राजस्थान की प्राक इतिहास और प्रमुख सभ्यताएं जो कि 28 से 44 नंबर पेज तक। पेज से इतना अंदाजा लग जाता है कि मैटर कितना वो दे रखा है इसके अंदर। राजपूतों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, गुहिल सिसोदिया राजवंश, चौहान राजवंश, कछवाहा राजवंश, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश, जाट राजवंश, राजस्थान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंश, सामंत प्रथा व मध्यकालीन प्रशासन, मराठों का राजस्थान में प्रवेश व प्रभाव, 1857 की क्रांति और राजस्थान, राजस्थान में किसान व जनजाति आंदोलन, अंग्रेजों का राजस्थान में प्रवेश और प्रभाव, राजस्थान में सामाजिक राजनीतिक एवं क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना, मध्यकालीन एवं आधुनिक राजस्थान में महिलाओं की भूमिका, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और परिशिष्ट। इधर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर टोटल जो पेज है इस किताब के अंदर वो 251 है। 250 पेज की ये किताब है ये, ठीक है ना, जिसके अंदर संपूर्ण राजस्थान का इतिहास है। अब इसके अंदर जो मैटर दे रखा है, जिस मैटर की बात अपन कर रहे हैं कि मैटर कैसा दे रखा है, तो यहां देखिए ये जो मैटर दे रखा है ये देखिए, जैसे एक पेज है यहाँ पे नगरी का लेख 200 से 150 ईस्वी पूर्व, यह एक खंड लेख टूटा हुआ, इसका ब्रैकेट में अर्थ लिखा हुआ है। जो मूल लेख का दाहिना है यह नगरी चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ, जहां से डॉक्टर ओझा ने इसे उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया। फिर गोसुंडी शिलालेख दे रखा है कि एक आधा अपन पढ़ के बता देते हैं, बाकी आप पूरी पीडीएफ तो यहाँ पढ़ी नहीं जाएगी। गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, यह लेख कई शिलालेखों में टूटा हुआ है जिनके कुछ टुकड़े उपलब्ध हो सके हैं। यह लेख घोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। लेख में प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इसे डॉक्टर DR भंडारकर ने सर्वप्रथम पढ़ा था। इस लेख की 3 पंक्तियों में संकर्षण और वासुदेव के पूजागृह के चारों ओर पत्थर की 4 दीवारी बनाने और गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने का उल्लेख है। अश्वमेघ यज्ञ का यह प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। इस प्रकार इस लेख से हमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से भागवत धर्म के प्रचार, संकर्षण और वासुदेव की मान्यता और अश्वमेघ यज्ञ के प्रचलन आदि का ज्ञान होता है। वर्तमान में यह उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। ये जो मैटर मान लो यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट के अंदर ये जो गोसुंडी शिलालेख दे रखा है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको बोल्ड की हुई मिलेंगी। उसका मतलब ये है कि उन पे खास करके फोकस, क्योंकि स्टूडेंट जब भी पढ़ता है तो स्टूडेंट क्या करता है, हाइलाइटर से या तो उसको हाईलाइट करता है जो उसको इंपॉर्टेंट लगती है, या उसको अंडरलाइन करता है। तो इससे आपकी किताब है वो थोड़ी सी ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा किताब है वो खराब लगने लग जाए, लेकिन ये तो पहले ही कर दिया। या फिर ये भी तो हो सकता है कि 100% स्टूडेंट तो ऐसा होते नहीं है कि वो पूरा उसके अंदर और इम्पोर्टेंट कर पाते हैं, क्योंकि उसका कारण ये होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब समझ रखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी तो वो अंडरलाइन करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट नया है तैयारी करने के हिसाब से और वो उस चीज को हाईलाइट नहीं कर पाता है, तो फिर यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये काम पहले ही करके दे दिया आपको, ठीक है ना। और बाकी आपको दूसरी बात एक और भी होता है कि नए नए अपन तैयारी करते हैं तो अपन उन चीजों को बोल्ड कर लेते हैं जो अपने को आसान लगती हैं। हालांकि हो सकता है कि इंपॉर्टेंट चीज को अपन ने छोड़ दिया हो क्योंकि वो थोड़ी सी अपने को हार्ड लगे, इसलिए यहाँ पे जो चीज दे रखी है आपके जो बोल्ड करके, इसका मतलब वो चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आगे जाओगे तो ये आपके अभिलेख दे रखे हैं ये। फिर देखिए आप आगे वाले पेज पे जाइए, आप ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जो चीजें दे रखी हैं इस किताब के अंदर। मैं पहले ही बता चुका कि नाथ पब्लिकेशन की लगभग किताबों में ऐसा ही होता है कि उसके अंदर बाद में जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो वो शॉर्ट में चीजें भी आपको मिलती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये देखिए ये चीजें, ये इस तरह से टेबल में जो चीजें मिलती हैं उसका मतलब ये है कि ये चीज है वो आपको वैसे ही तैयार करनी है जैसे आप करते हो, क्योंकि लास्ट टाइम में जो एग्जाम का टाइम होता है तब आप रिवीजन करते हो, तो रिवीजन करते हो शॉर्ट नोट से, वो शॉर्ट नोट से यहाँ पर इसके साथ ही मिल गया आपको। उसके बाद में देखो यह भी जाने, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर यह दे रखा है कि सारनेश्वर के शिलालेख विक्रम संवत 1010 953 ईस्वी से ज्ञात होता है कि आहड़ भी 10वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी में व्यापार व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र बन गया था। यहाँ कर्नाटक, मध्य प्रदेश, लाट, गुजरात और
पंजाब का एक भाग है जो कि तक दूरस्थ स्थानों से व्यापारी यहाँ माल क्रय विक्रय के हेतु आते थे। तो इसलिए यहाँ पर और भी पॉइंट दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में ये देखो इधर, इसके बाद में आप आगे चलोगे, फिर बाद में देखिए जैसे ये है इधर, है ना, यहाँ पर दे रखा है वत्सराज के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये मिहिर भोज प्रथम दे रखा है, ठीक है ना। इनका विवरण यहाँ पे नीचे दे रखा है कि मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, ये रामभद्र का पुत्र था, इसकी माता का नाम अप्पा देवी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, ये बोल्ड करके लिखा हुआ है ये कि ये प्रथम, इनका प्रथम अभिलेख वराह अभिलेख है जिसकी तिथि 893 विक्रम संवत है। ईस्वी के अंदर चेंज करोगे तो वो ब्रैकेट में यहाँ दे रखा है क्योंकि प्रश्न आता है, तो वैसे भी आप विक्रमी संवत और इसमें चेंज कर लेते हो ईस्वी के अंदर, लेकिन फिर भी और आसानी या टाइम बचे उस हिसाब से ब्रैकेट में साथ साथ में ये बातें लिखी हुई है। फिर बाद में आप आगे चलोगे तो यहाँ देखिए, फिर अपन कोई दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, ये देखो इधर, पृथ्वीराज के शासनकाल में अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय में 85 विषयों का अध्ययन अध्यापन होता था। उसने तारागढ़ के नाम के दुर्ग को सुदृढ़ता प्रदान की ताकि अपनी राजधानी की शत्रुओं से रक्षा की जा सके। पृथ्वीराज ने दिल्ली में पिथौरागढ़ के किले का भी निर्माण करवाया था, ठीक है ना। तो ये चीजें दे रखी है यहाँ पर। इसकी एक तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज बहुत आसान है। दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर टू द पॉइंट चीजें हैं, फालतू चीज वो नहीं है जो एग्जाम में आए नहीं, इसीलिए तो पेज 250 है। अदरवाइज आप देख पा रहे होंगे इतिहास की किताबों में आपको 500 पेज 600 पेज भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन छोटा करके लिखना ये एक छोटा काम नहीं होता है ये, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये रणथंबोर के चौहान जैसे दे रखे हैं कि रणथंबोर का किला संभवतः 8वीं सदी के आसपास निर्मित हुआ था और इसका प्रारंभिक इतिहास ज्यादा ज्ञात नहीं है, पर इतना निश्चित है कि चौहान वंश के प्रतापी राजा पृथ्वीराज प्रथम के समय रणथंबोर का राज्य विद्यमान था। क्योंकि एक मिनट, हाँ इधर देखिए, क्योंकि पृथ्वीराज ने यहाँ के जैन मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ाए थे, तो एक प्रमाण मिलता है। तो इससे थोड़ी सी ये बातें और सही लगने लग जाती हैं। उसके बाद में देखो नाडोल के चौहान, है ना। फिर बाद में देखिए राव राजा बुद्ध सिंह, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकारी युद्ध में 1707 ईस्वी में इसने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह इस उत्तराधिकारी युद्ध का विजेता था, अतः बहादुर शाह ने इनकी वीरता से प्रसन्न होकर इन्हें महाराव राणा का खिताब और कुछ परगने दिए थे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बूंदी के शासक चल रहे हैं, बूंदी का इतिहास चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए इधर आप नीचे चलोगे, जैसे एक आधा और अपन देख लेते हैं। ये जैसे यहाँ पर कछवाहा राजवंश है, जहाँ पर जयसिंह जी के बारे में यहाँ विवरण दे रखा है ये कि औरंगजेब ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। उसने जयसिंह को ही माही मरातीव का खिताब दिया और 1 करोड़ दाम की जागीर देने का वचन दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए सामूगढ़ के युद्ध में पराजित होने के बाद दारा सिकोह परास्त होकर आगरा, लाहौर, मुल्तान आदि स्थानों से होता हुआ जोधपुर पहुंचा और उसने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह से सहायता मांगी थी। फिर जयसिंह कला का एक पारखी शासक, तो यहाँ पे कला में क्या योगदान था इनका, वो बात सारी यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद में देखिए आप आगे चलोगे जैसे ये राजा राम सिंह प्रथम आ गया, ठीक है ना। तो इनका जो क्रम है, फिर बाद में ये राव अमर सिंह राठौड़, इधर आप जोधपुर का जो राठौड़ वंश पढ़ते हो उनका जो विवरण दे रखा है यहाँ पर। जैसे ये राव अमर सिंह राठौड़ है कि अमर सिंह जोधपुर के महाराजा गज सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन अपने अक्खड़ और उग्र स्वभाव तथा महाराजा की चहेती पासवान अनारा बेगम द्वारा छोटे राजकुमार जसवंत सिंह का पक्ष लिए जाने के कारण जोधपुर की गद्दी से वंचित कर दिया और भावी विवाद की आशंका के चलते महाराजा गज सिंह ने उसे देश से ही निकाल दिया था, ठीक है ना। इस घटना से प्रसन्न होकर वीर अमर सिंह शाही दरबार में चला गया। अमर सिंह की वीरता और स्वामी भक्त से प्रभावित होकर बादशाह शाहजहां ने उसे राव की पदवी दी, नागौर का पट्टा दिया, शाही इलाके के बड़ौदा, जलान, सांगोन आदि कुछ परगने जागीर में दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये, है ना, ये देखिए इधर, ये मान लीजिए कि महाराजा जसवंत सिंह प्रथम है जिनका काल 1638 से 1678 तक है। ये जोधपुर के राजा गज सिंह का छोटा पुत्र था जो अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा था। बादशाह शाहजहां ने गज सिंह की इच्छा अनुसार मई 1638 में जसवंत सिंह को जोधपुर का टिक्का दिया, साथ ही राज का खिताब, जड़ाऊ, खंजर, किल्लत और 4000 जात और 4000 सवार का मनसब भी प्रदान किया था। फिर बाद में आगे चलोगे यहाँ पर, यहाँ देखिए ये विवरण आगे दे रखा है कि राज्यारोहण के बाद जोधपुर, फड़ौदी, सोजत, सिवाना और मेड़ता के परगने इनायत कर नवंबर 1639 ईस्वी में जसवंत सिंह का मनसब 5000 जात और 5000 सवार कर दिया। प्रारंभ में इनकी आयु कम होने के कारण आसोपा के राज सिंह कुपाऊ ने इनका मंत्री बनाया गया था, ठीक है। तो ये इनके बारे में उत्तराधिकारी युद्ध से पूर्व इसका मनसब
7,000 जात और सवार कर दिया गया और मालवा की सूबेदारी भी दी गई थी। तो ये इस तरह से एकदम सटीक लैंग्वेज के अंदर, एकदम आसान लैंग्वेज के अंदर और इस किताब के अंदर जो मैटर है वो तैयार किया हुआ है। फिर बाद में आगे चलोगे आप, ये सांबर का युद्ध दे रखा है, ठीक है ना। फिर आगे चलोगे तो ये राजस्थान के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण राजवंश, ठीक है ना, परमार राजवंश, ठीक है ना, इनका विवरण दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद में आप आगे देखिए आबू के परमार आ गए ये, है ना। इसके बाद में आगे चलिए आप, ये देखो इधर, है ना, ये टॉपिक दे रखे हैं ये देखिए, ये एक टॉपिक है राजस्थान में किसान व जनजातीय आंदोलन, ठीक है ना। और इसका जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कि ये मतलब इसकी लैंग्वेज है वो कितनी आसान है। वो 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों से हुई संधियों के फलस्वरूप राजस्थान के शासक बाह्य आक्रमणों, मराठों और पिंडारियों के आतंक से मुक्ति पाकर स्वतंत्रता से जीवन बिताने लगे थे। क्रम भी उसी टाइप से दे रखा है जिस हिसाब से ये घटनाएं हुई थी। राजस्थान में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के उपरांत धीरे धीरे गांवों में महाजनों का वर्चस्व स्थापित होने लगा। साध प्रथा जो कि मेवाड़ में प्रचलित थी के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में महाजन से लगान की अदायगी का आश्वासन दिया जाने लगा। समय पर नगद लगान जमा करवाने के लिए उत्तरदायी माना गया। इस व्यवस्था में कृषक अधिकाधिक रूप से महाजनों पर आश्रित होने लगे और उनके चंगलों में फंसते गए। उसके बाद में ये बिजोलिया किसान आंदोलन दे रखा है जो कि 1897 से 1941 बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ किसान आंदोलन 1897 से प्रारंभ हुआ, 1941 में समाप्त हुआ। 1931 की जनगणना के समय इस ठिकाने की जनसंख्या 15,000 के करीब थी। कुल 79 ग्राम इस ठिकाने के अंतर्गत आते थे। 3 चरण है, 1897 से 1915, 1916 से 1928, 1929 से 1931। भारत में संगठित कृषक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मेवाड़ के ठिकाने बिजोलिया को दिया जाता है। तो ये यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन वैसे भी जानते हो आप, बहुत बड़ा किसान आंदोलन था, तो उसका विवरण भी आपको खूब मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप आगे चलिए, ठीक है ना। ये देखिए इधर, ये आपके आधुनिक राजस्थान आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, आधुनिक राजस्थान आ गया ये आप देख पा रहे हैं। ये पीडीएफ को आप आराम से देख लेना, हम शेयर कर देंगे इसके साथ साथ। जैसे ये देखिए इधर कुछ विवरण अपन बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बंबई 1927 अप्रैल 1927 में देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक पूना में हुई, जिसमें मई 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन गुजरात में बुलाना तय किया गया था। किंतु गुजरात में आई भयंकर बाढ़ के कारण इसका प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 को मुंबई में हुआ, जिसमें 70 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन के सभापति दीवान बहादुर रामचंद्र राव चुने गए थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का दूसरा अधिवेशन 1929 में बंबई में CY चिंतामणि के सभापतित्व में हुआ था। 1931 में बंबई में रामानंद चटर्जी के सभापतित्व में तीसरा, 1933 में बंबई में चौथा अधिवेशन हुआ था। इनके अध्यक्ष दे रखे हैं। ये फिर मारवाड़ सेवा संघ आ गया जोधपुर 1920, ये मारवाड़ रियासत का प्रथम राजनीतिक संगठन था, है ना। इसके बाद में देखिए आप आगे चलोगे, मारवाड़ यूथ लीग आ गया जोधपुर 1931, और इसके बाद में ये आगे देखिए ये संगठन दे दिए। फिर बाद में समाचार पत्र आ गए। राजस्थान में समाचार पत्रों का विकास, मजहरुल सरूर 1849 ईस्वी में राजस्थान में पहला समाचार पत्र भरतपुर से मजहरुल सरूर के नाम से प्रकाशित हुआ। यह द्विभाषी समाचार पत्र था जो उर्दू और हिंदी में छपता था। इस मासिक पत्रिका की कोई प्रति अब उपलब्ध नहीं है, केवल फ्रांसीसी लेखक तासी के डिस्कॉन्सेज में इसका उल्लेख है। राजपुताना अखबार 1856 में जयपुर से कन्हैयालाल के संपादन में एक द्विभाषी, इसमें भी 2 भाषाएं उर्दू और हिंदी समाचार पत्र रोज तुल तालीम अथवा राजपुताना अखबार प्रकाशित हुआ। फिर ये मारवाड़ गजट हो गया। ये सर्वहित मुंदी रियासत की तरफ से पंडित राम प्रताप शर्मा के संपादन में 20 फरवरी 1890 से पाक्षिक सर्वहित निकलने लगा। ये पत्र राज्य आश्रित होते हुए भी कई मायनों में विशिष्ट था। 1904 तक ये प्रकाशित हुआ था। सर्वहित पहला ऐसा पत्र था जिसके प्रत्येक अंक में उसकी मुद्रण संख्या प्रकाशित होती थी। तो ये एक अलग ही फैक्ट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। ये राजपुताना गजट है। मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा 1885 ईस्वी में अजमेर से उर्दू 8 पृष्ठ, हिंदी के 4 पृष्ठ भाषा में राजपुताना गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। इस पत्र का उद्देश्य रियासती अत्याचारों को बताना था, ठीक है। मोटी मोटी टू द पॉइंट बातें लिखी हुई है इसके अंदर। यंग राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान के माध्यम से अपने पत्रकार कौशल, देश प्रेम की भावना से राजपुताना में ख्याति प्राप्त कर चुके रामनारायण चौधरी ने अंग्रेजी में पत्र निकालने का विचार किया ताकि अंग्रेजी
और अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय, अंग्रेजों और अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों के बीच राजपुताना की रियासतों की जानकारी पहुंच सके। ठीक है ना। अब देखिए इधर ये समाचार पत्र, वही समाचार पत्र जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान में प्रमुख समाचार पत्र एक नजर में। मतलब मैंने कहा ना आपको कि शॉर्ट नोट्स, ना आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, ना आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे, सब कुछ इस किताब के अंदर उस हिसाब से तैयार किया गया है, स्टूडेंट्स जो चाहता है उस हिसाब से, या स्टूडेंट के लिए जो मतलब फायदेमंद है उस हिसाब से। ये देखो शॉर्ट नोट्स, यही बातें ऊपर लिखी हुई थी, यही शॉर्ट में यहां लिख दी है ना। मतलब शॉर्ट नोट्स भी इसके अंदर डाल दिए, फिर भी 250 ही पेज है। ये देखो आप मोटी बात, ये नहीं है कि ये चीज दोबारा आ रही है, नहीं आ रही है क्या ये शॉर्ट नोट्स के, तो इसके पेज नहीं बढ़ेंगे क्या? मतलब शॉर्ट नोट्स डालकर 250 पेज है इसके अंदर। फिर आप आगे चलोगे, ये देखो इधर ये टॉपिक, मध्यकालीन व आधुनिक राजस्थान में महिलाओं की क्या भूमिका थी, जिसमें रानी किशोरी देवी, भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल की पत्नी किशोरी देवी ने अपनी सूझबूझ से भरतपुर हुए नजफ खां के नेतृत्व वाले मुगल आक्रमण को विफल किया। रानी किशोरी श्री गिरिराज महाराजा की परम भक्ति, रानी ने एक मंदिर बनवाए जिसमें भगवान किशोरी श्याम मंदिर बहुत बड़ा है जो कि गोवर्धन में स्थित है ना। ये देखिए, फिर ये कर्पूर देवी हो गई, इधर देखिए ये सुंदर कंवर है, ये इन्होंने 11 ग्रंथ की रचना की, ये 11 ग्रंथ यहां दे रखे हैं ये। ठीक है ना। उसके बाद आप आगे चलोगे, ये देखिए ये प्रजामंडल वाला टॉपिक आ गया है, ये भरतपुर प्रजामंडल है। ये भरतपुर राज्य में महाराजा किशन सिंह की छत्रछाया में लोकतांत्रिक प्रशासन की स्थापना के उद्देश्य से मार्च 1938 ईस्वी में किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज, जुगल किशोर चतुर्वेदी को तथा कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया था। ठीक है ना। इसके बाद ये प्रजामंडल की सारी घटनाएं दे रखी हैं। फिर आप आगे चलोगे, ये बाद में देखिए, ये शॉर्ट में दे दिया, वही बात है ना, ये बाद में आपका शॉर्ट नोट्स हो गए ये। ठीक है ना। ये टेबल के माध्यम से आप देख पा रहे हो, ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं ये, है ना। फिर ये देखिए इसके बाद में आप आगे चलो, है ना। ये देखिए इधर ये आपका एकीकरण वाला टॉपिक आ गया, है ना, कि राजस्थान यूनियन नाम संघ बनाने का प्रयास किया गया था, राजपुताना संघ बनाने का प्रयास किया गया था। ये प्रश्न पीछे भी आए थे, बहुत आए थे। ये प्रश्न आया था, बीकानेर शासक लोहारू राज्य को बीकानेर राज्य में मिलाने के लिए इच्छुक था। जून 1947 ईस्वी में लोहारू नवाब ने बीकानेर रियासत के साथ प्रशासनिक समझौता किया था। ठीक है ना। तो ये आपका एकीकरण वाला टॉपिक हो गया। ये महत्वपूर्ण तथ्य इधर दे रखे हैं आपके, कि राजस्थान की रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, सबसे नई झालावाड़ थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बीकानेर, जो कि राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार दे रखी है, सबसे छोटी शाहपुरा है। ठीक है ना। ये जो भी चीजें दे रखी हैं, वो पहली बात तो किसी चीज को आधार बनाकर या फिर उन सोर्सों से जो ऑथेंटिक है उसके आधार पे ही इन चीजों को शामिल किया गया है। यहाँ पे ये 7वां चरण है राजस्थान 1 नवंबर 1956, इनके बारे में विवरण दे रखा है। ठीक है ना। उसके बाद में देखिए आगे चलोगे आप, तो ये बाद में जो एकीकरण है उसकी एक टेबल बना के आपको दे दी। मैंने कहा ना कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे नहीं। फिर बाद में ये व्यक्तित्व के अंदर, जैसे ये आपके चौधरी रणमल सिंह डोरवाल हैं, विजय सिंह पथिक है, इनके बारे में विवरण कि भाई भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह इनके बचपन का नाम था ना, विजय सिंह पथिक तो बाद में हुए थे, जिनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था। युवावस्था में ही पथिक का संपर्क रास बिहारी बोस और सचिंदर सान्याल के आदि क्रांतिकारियों से हो गया था। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। पथिक ने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जनजागृति फैलाने की में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है। और उसके बाद में ये इनका विवरण दे रखा है ये। ठीक है ना। ये परिशिष्ट है ना। और इस तरह से ये चीजें, ये आपका क्या है, ये आपका राजस्थान का इतिहास का ये किताब का मैटर है। ठीक है ना। और ये किताब उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है जहां राजस्थान का इतिहास, जिस सिलेबस में राजस्थान का इतिहास ये नाम लिखा हुआ है, उन सब के लिए है, चाहे फिर वो 4th ग्रेड से लेकर और ऊपर RS वहां तक की एग्जाम के लिए, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नई किताब के साथ।